नेक्स्ट पार्ट। और क्या कुर्बान कर सकती हो तुम अपना फासला घटाने के लिए? रात सोने से कबल ये आखिरी बात थी जो आयशा ने इससे पूछी थी। इसने नींद में डूबी आंखें खोलकर सवालिया निगाहों से आयशा को देखा, बोली, कुछ नहीं। मैं बताऊं, तुम अपनी नींद कुर्बान करना सीख लो। वो कहकर लेट गई तो हया ने बोझल होती आंखें बंद कर ली। सुबह फजर की अजान के साथ ही बहारें इसका कंधा झंझोड़कर इसे उठा रही थी। उठ जाओ, आयशा ने कहा, आज से तुम भी हमारे साथ कुरान पढ़ने जाओगी। मैं? इसने कसरमंदी से आंखें जरा खोल ली। मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। ये टॉर्चर तुम भी सहो ना। मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं? अब उठ जाओ। दुम कटी लोमड़ी दूसरी की दुम फंदे में फंसते देखकर बहुत खुशी खुशी उछलती कूदती तैयार हो रही थी। हया अधिकतर तमाम कंबल फेंककर उठी। इसे और डीजे की को सुबह खेजी की आदत तो थी, मगर इनकी सुबह फजर कज़ा होने के बाद होती थी और फिर भागम भाग कैंपस की तैयारी। इसने अपने लीमो के रंग का जर फ्रॉक पहना जो एक दफा जहां के घर पहनकर गई थी और गीले बाल खुले छोड़कर सिंघार में इसके सामने आ खड़ी हुई। फिर अभी इसने परफ्यूम की शीशी उठाई ही थी कि बहारे हुक्म में जोर से चीखे, ये क्या कर रही हो? क्या? वो इसके अचानक चिल्लाने पर डरकर पलटी। तुम बाहर जाने से पहले परफ्यूम लगा रही हो? बहारे ने बेयकीनी से पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। हाँ, क्या हुआ? आयशा गुल कहती है, अच्छी लड़कियां बाहर जाने से पहले इतना तेज परफ्यूम नहीं लगाती। तुम ये बॉडी स्प्रे लगा लो, मगर परफ्यूम नहीं। अल्लाह ताला नाराज होता है। वो बहुत खफगी से डांटी हया के साथ आ खड़ी हुई और फिर एड़ियां ऊंची उठाकर खुद को आईने में देखती सर पे स्कॉफ लेने लगी। हया ने एक हाथ में पकड़े परफ्यूम को देखा और फिर जरा खफत से इसे वापस रखकर बॉडी मस्त उठा लिया। हलीमा आंटी के लॉन में चांदनी बिछी थी। वो मरकजी जगह पर बैठी थी और सारे छोटे बड़े बच्चे इनके गिर्द नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई एक जगह से बच्चों ने फौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एकदम मुस्कुराहट इनकी तरफ उछालकर सर को जुम्बिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गई। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के दुत्कारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। किरत करने वाला बच्चा सुनहरे बालों वाला तुर्क था जिसने सर पर जालीदार टोपी ले रखी थी। बाकी बच्चे खामोश थे। वो अपनी बारीक मध्यम आवाज में पढ़ रहा था। आप ईमान लाने वाली औरतों से कह दें कि वो अपनी निगाहें झुकाकर रखें और अपने काबिल सतर अज़ा की हिफाजत करें। और जो जमा ही रोकती इधर उधर देख रही थी एकदम गड़बड़ाकर सीधी होकर बैठी। और वो अपनी जीनत जाहिर ना किया करें सो इसके जो खुद जाहिर हो जाए। कमसन बच्चे की आवाज ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सहर तारी हो रहा था। हया ने बेख्तियार सर पे ओढ़े दुपट्टे कान से ढके जिसमें से इसने मोती वाली बालियां पहन रखी थी, वही मोती जो जहां के सीप से निकले थे। बहारे ने इसे एक एक मोती दोनों बालियों में पिरो दिया। तीसरा मोती हया ने संभाल रखा था और इन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पर डाल के रखा करें। किसी कैफियत में इसने गर्दन झुकाकर देखा। इसका शेफून का दुपट्टा सर पे तो था, मगर गर्दन पे इसने मफलर की तरह लपेट रखा था। कदरे खफत से इसने दुपट्टा खुलकर शानों पर ठीक से फैलाकर लपेटा। उस वक्त सवाए हुक्म मानने के इससे कोई चारा नजर नहीं आया था। ये आयशा गुल की बातें नहीं थी जिन पे उलझकर इनको जहन से झटका जा सकता था। ये हुक्म बहुत ऊपर आसमानों से आया था, वहां से जहां इनकार नहीं सुना जाता था, जहां सिर्फ सर झुकाया जाता था। तुर्क बच्चा अपना सबक खत्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बहारे को इशारा किया। वो अपना कुरान सुनाने के लिए ताउस पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगी। अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीन का। इसके नूर की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें चिराग है। चिराग फानूस में है। फानूस को एक चमकता हुआ तारा है। वो एक बाबरकत जैतून के दरख्त से रोशन किया जाता है। ना मशरिक है और ना मगरिब। करीब है कि इसका तेल रोशन हो जाए और अगरचे इसे आग भी ना छुई हो। नूर है, ऊपर नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ रास्ता दिखाता है जिसे वो चाहता है। लॉन में एकदम बहुत सी रोशनियां उतर आई थी, जैसे चमकता चांद पूरे उफक पे छा गया हो, जैसे सोने के पतंगे हर सू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हैं।
जैसे नीला आसमान सुनहरी कंदीलों से जगमगा उठा। वो इस तिलिस्मिस में घिरी सहरजदा सी हुई सुने जा रही थी, बहारें पड़ रही थी, और वो लोग जिन्होंने इन्हें पुकारा और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, इनके अमाल एक चटेल मैदान में शराब की मानिंद है। प्यासा इसको पानी समझता है, हत्ता कि जब वो इसके करीब आता है तो इसको कुछ नहीं पाता, और वो वहां अल्लाह को पाता है, और फिर अल्लाह इसका पूरा पूरा हिसाब देता है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। नीला आसमान अनदेखती मशगलों से रोशन था। चांदनी की मशलें वहां रोशन नहीं थी, मगर वहां रोशनी थी, नूर था, पुर नूर, ऊपर नूर नूर के। यौम की मिसाल समंदर के गहरे अंधेरों की मानिंद है। फिर इसे एक लहर ढांप लेती है, इसके ऊपर एक और लहर, इसके ऊपर बादल, उनमें से बाज के ऊपर बाज अंधेरे, इतना अंधेरा कि जब वो शख्स अपना हाथ निकालता है तो इसे भी नहीं देख पाता, और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो नहीं है इसके लिए कोई नूर। बहारें अपना सबा खत्म कर चुकी थी। दूर मरमरा की लहरें किनारे पर सर पटक कर पलट रही थीं। वापस अपने अंधेरों में क्लास का वक्त खत्म हुआ तो शहर टूटा, कंदीलें गायब हो गईं, सुबह की रोशनी में आसमान के चिराग छुप गए। बच्चे उठ उठ कर जाने लगे। हलीमा आंटी इनकी तरफ ही आ रही थी, मगर वो अपनी जगह सुन से बैठी कहीं बहुत अंदर गुम थी, अपनी जात के अंधेरों में। अंधेरी लहर के ऊपर एक और लहर, इसके ऊपर गम के बादल, इतना अंधेरा कि मुश्किलों का सिरा बुझाई ना देता था, और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो नहीं है इसके लिए कोई नूर। वो बिल्कुल चुप सी अपनी जगह पे उसी तरह बैठी थी। नेक्स्ट पार्ट होटल ग्रैंड बबोकदा के एक निस्बतन वीरान साहिल के करीब वाक़ था। जजीरे के बाजार के रश और सयाहों के शोर हंगामे से दूर वो एक बहुत पुरसुकून सी जगह थी। होटल की बुलंदो बाला इमारत की खिड़कियों से मरमरा का समंदर रबा बिल्कुल सामने दिखाई देता था, और वो अदा का सबसे बड़ा, सबसे महंगा होटल था। दिमित फिरदौस पिछले 3.5 साल से होटल के मालिक की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। इसका ओहदा 3.5 बरस में वही रहा था, अलबत्ता इसका बॉस एक दफा जरूर बदला था, जब वो ताज़ा अजमीर, तुर्की का एक शहर, छोड़कर इस्तांबुल आई थी, और कई जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद इस्तांबुल से दूर एक जजीरे पे जॉब मिली थी। तब दीमत का बॉस अब्दुर्रहमान पाशा नहीं था। उस वक्त वो इसके छोटे भाई की सेक्रेटरी थी, मगर इन पिछले 3 बरसों में वो बहुत कुछ बदल चुका था। इस नरम सी सुबह में अपने डेस्क की कुर्सी संभालते, पर्स उतारकर मेज पे रखते हुए भी वो यही सोच रही थी कि होटल ग्रैंड अब बहुत बदल गया था। इसका पिछला बॉस बहुत खुशखल्क और सादालोन सा आदमी था, ऐसा आदमी जिसमें कोई बनावट नहीं थी। वो होटल का मालिक होने के बावजूद अक्सर नीचे रेस्टोरेंट के किचन में काम करता पाया जाता था। इसके आम से हुलिया को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये शख्स बबोकदा के रईसों में से है। फिर वक्त बदलता गया। दीमत अब्दुर्रहमान पाशा को पहले कभी कभार और फिर अक्सर होटल में अपने भाई के साथ आते देखती थी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होटल का कंट्रोल और वो ऑफिस अब्दुर्रहमान पाशा की दस्तरस में चला गया। अब्दुर्रहमान पाशा ने कैसे सब कुछ अपने काबू में किया कि कोई चूं भी ना कर सका, और इसका भाई कहाँ चला गया वो कभी नहीं जान सकी थी। वो इसकी सेक्रेटरी होकर भी अपने और इसके दरमियान मौजूद फासले को नहीं पाट सकी थी। इसे अब्दुर्रहमान पाशा के सिवाय छोटे मोटे दफ्तरी कामों के अलावा कुछ भी करने को नहीं दिया जाता था। कभी कभी दीमक को शक गुजरता कि एआरपी ने अपनी कोई और सेक्रेटरी रखी हुई होगी जो इसके मामूलात से बाखबर होगी, वरना इसके पावर ऑफिस में क्या होता है वो इससे कतई बेखबर थी। ये अलग बात है कि पिछले चंद माह में इसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि होटल ग्रैंड में कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा जो गलत था, कुछ ऐसा जो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते इसे कभी होने नहीं देना चाहिए। मगर क्या वो समझने से कासिर थी और खोज लगाने की हिम्मत इसमें नहीं थी। अपनी दराज से एक फाइल निकालते हुए इसने यूं ही एक सिलसिली निगाह सामने उस बंद दरवाजे पे डाली जिसमें एआरपी पाशा की
तख्ती लगी थी और ठटक कर रुक गई। दरवाजे की निचली दरार से रोशनी झांक रही थी कि अब्दुर्रहमान पाशा वापस आ गया है। कब, इसे पता ही नहीं चला। वो खुशगवार हैरत में घिरी जल्दी जल्दी अपनी चीजों को तरतीब देने लगी। दुनिया चाहे जो भी कहे, वो अब्दुर्रहमान पाशा की सबसे बड़ी परस्तार थी। इसने जिंदगी में कभी इतना सहर अंगेज और शानदार आदमी नहीं देखा था। बात हैंडसम होने या ना होने की नहीं थी, बात उस वकार और मकनातीसियत की थी जो इस आदमी की शख्सियत का खासा थी। इसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया। यस सर। दीमत, ब्रिंग मी ए कॉफी, अपने भारी बारोब अंदाज में कहकर इसने फोन रख दिया। अपना सारा काम छोड़कर निहायत मुस्तैदी से काफी तैयार करने लगी। इसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफी की ट्रे उठाई। इसने दरवाजा जरा सा बजाकर खोला। अब्दुर्रहमान पाशा का ऑफिस नहायत शानदार और पुरताइश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगा कर बैठा वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों पे दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेप में वो पहले से ज्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमत को उस जैसा कोई नहीं लगता था। इसने कॉफी मेज पे रखी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वो मुस्कुराकर अपने बॉस को खुशामदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुर्रहमान ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर एशट्रे में झांका। वहां राख के बहुत से टुकड़ों के ऊपर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतालिक एक बात वो जानती थी कि वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी व तफक्कुर के आलम में किया करता था। सर, आप कुछ और लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, इसे साफ कर लाओ। इसने मेज के दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पर डले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नॉट ढीली किए ग्रे शर्ट के कप खोले बैठा था। इसका लिबास भी इसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दीमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो स्याही का डब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुएं से भरा था। इसकी कॉफी जूं की तूं रखी थी, अलबत्ता एशट्रे में राख के ट्रे भर चुके थे। सर, सब ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इसने सिर्फ पेशा वराना तकल्लुफ में नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के बाहर पूछा। इसे मालूम था कि वो जवाबन इसे थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामला किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थीं, वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत, वो सिगरेट के कश लेते खिड़की से बाहर ठाटे मारते समंदर को देखते हुए बोला तो इसका लहजा बेलचक और सर था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात। सर, कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा हो तो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। इसे जिस चीज की कशिश तुर्की में नजर आ रही है उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब इस कशिश को खत्म करना चाहिए। वो कैसे? अब्दुर्रहमान ने जरा मुस्कुराकर इसे महजूज अंदाज में देखा। सर, कोई औरत अपने शौहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब इसे लगता है कि इसके शौहर ने इसे धोखा दिया। शदीद बदगुमान हुए बगैर अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कोई अगर इस औरत को इसके शौहर के खिलाफ बहकाए? इसे नागवारी से सर जरा सा झटका। वो क्यों किसी की बात पे यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पे यकीन नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने शौहर की बात पे यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तां अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने तो ये नहीं कहा कि वो सब अपनी बीवी को कहे। अब के दीमत जरा मायने खेस अंदाज में मुस्कुराई। वो ये सब किसी और से कहेगा और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो इसकी बीवी इसके इल्म में लाए बगैर इसकी बातें सुन लेगी। एक मासूम सा इत्तेफाक। बात खत्म करके दीमत ने जरा से शाने उचकाए। अब्दुर्रहमान की आंखों में एक चमक दौड़ी। इसने सिगरेट का टुकड़ा एशट्रे में फेंका और जरा आगे होकर बैठा। मगर दीमत, कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बद अमल का जिक्र क्यों करेगा?
میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمان پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی، اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمان کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کام غلط ہے، مگر عبد الرحمان کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا تھا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹیلیٹر پہ ہے؟ جی سر۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے معمول انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبد الرحمان اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر سٹائل اچھا ہے دیمت۔ عبد الرحمان نے اس کے عقب سے پکارا تھا، اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبد الرحمان اب ایک فائل کو اٹھا کر اس کے ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا، پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر۔ وہ ذرا تذبذب سے بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر سٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں سے سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، جو اناتولیا کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے تھے۔ وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں تلے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی اور اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ڈھیسی گئی۔ اناتولیا کا ساحل، سرخ گھنگریالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس رے میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف اناتولیا میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور نشے میں بھی تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ تو عبد الرحمان پاشا کو کیسے پتا چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی۔ گر اس نے یہ گفتگو کی کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا کہ عبد الرحمان پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب ہر چیز ویسے ہی ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بے وقدا آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محظوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا کلاس اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرس کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔
वो इनकार नहीं करेगा। इसने आज तक अब्दुर्रहमान को ना नहीं की थी, वो इसे ना कभी नहीं कर सकता था। नेक्स्ट पार्ट। हया सुबह हलीमा आंटी के घर में वापस आ रही थी तो इसके मोबाइल पे जहान का पैगाम आया। भग्गी से उतरते हुए इसने पैगाम खोलकर पढ़ा, सुनो मैं अभी जरा काम से बेवकदा आ रहा हूँ, दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे, ठीक। हया ने हैरत से टाइम देखा, सुबह के 7 बजे थे। अगर अभी वो चला तो 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाएगा। फिर वो दोपहर तक बेवकदा में क्या करेगा। इसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा। वो लश्ती अंदर आई थी। बैग बेड पे रखते हुए इसने मोबाइल पे जहान का नंबर मिलाया। नंबर बिजी जा रहा था। इसने फोन रखा और चौखट पे आ खड़ी हुई। सामने आयशा और बहारे अपनी चीजें इकट्ठी करती नजर आ रही थी। उन्होंने अब जंगल जाना था। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी आयशा, जहान आ रहा है, वो जरा उलझी सी बता रही थी। श्योर। आयशा ने समझकर सर हिला दिया और थैला लिए बाहर चली गई। फिर 8 बजे के करीब वो सिंघार मेज के सामने आ खड़ी हुई। जहान आ रहा है, इसे ढंग से तैयार हो जाना चाहिए। इसने हल्के हल्के नम बालों में ब्रश फेरा, फिर एक दराज से वो थैली निकाली जिसमें इसका तीसरा मोती रखा था। बहारे की सिल्वर चेन में इसने वो मोती वैसे ही पिरो दिया। तंग जंजीर गर्दन से चिपक गई और दरमियान में इनका मोती मजीद चमकने लगा। अब इसने फिर जहान का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। हेलो। जहान बोला तो पीछे बाजार का मखसूस शोर था। बहुत से बंदे एक साथ बोल रहे थे। जहान तुम पहुंच गए? हाँ, मैं तुमसे दोपहर में मिलता हूँ। तो तुम दोपहर तक क्या करोगे इधर? मैं वो जरा सा रुका। मैं एक दोस्त से मिलने आया था, अभी इसके पास जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? अचंभे से पूछते हुए इसे एहसास हुआ कि जहान ने सवाए अली करामत और इसकी माँ के कभी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया था। क्या इसका कोई दोस्त नहीं था या वो अपने दोस्तों का जिक्र मस्तूर रखता था? है कोई तुम नहीं जानती? अच्छा, मैं फारिग होकर कॉल करता हूँ। वो उजलत में लग रहा था। ओके। इसने फोन कान से हटाया, फिर सोचकर लंच पर ही पूछ लेगी, क्योंकि वो जहां को इस सफेद नहर में नहीं बुलाना चाहती थी। सो जल्दी से फोन कान से लगाकर हेलो जहां कहा और मबादा इसने फोन बंद ना कर दिया हो। जहां भी फोन बंद करने के बजाय कान से हटाकर दूसरी तरफ किसी से बात करने में मसरूफ था। इसने यकीनन हया का हेलो नहीं सुना था। वो तुर्की में कुछ कह रहा था, कोई मुबहम सा फिक्र जिसमें हया को सिर्फ ओतल ग्रैंड समझ में आया था। साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। ओतल ग्रैंड यानी होटल ग्रैंड। जहां ने होटल ग्रैंड का जिक्र किया, यानी वो होटल ग्रैंड जा रहा था। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। क्या जहां को इल्म नहीं कि वो अब्दुर्रहमान पाशा का होटल है? और पाशा तो अब बेवकदा वापस आ गया है। लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं, इसलिए इसने यकीनन अपने दोस्त को वही मुकाम दिया होगा। और जहां तो सिरे से किसी अब्दुर्रहमान पाशा को नहीं मानता था। फिर अच्छा छोड़ो सब, दोपहर में इससे मिलना तो पूछ लेना। सारे ख्यालात जहन से झटकती पजल बॉक्स लेकर उठी और स्टडी में आ बैठी। कुछ देर तो वो बॉक्स को उलट पुलट करके देखती रही। फिर एकदम इसे नहर पे पहुंचकर वो बॉक्स किसी मेज पर रखकर उठी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे आई। जर्द लंबे फ्रॉक पर इसने भूरा सा स्टॉल शानों के गिर्द लपेट रखा था। बाल यूं ही खुले थे और पर्स में काली मिर्च का स्प्रे रखकर वो बाहर निकल आई। इसे मालूम था कि वो अब जब तक जहां को और होटल ग्रैंड को देख नहीं लेगी, इसे बेचैनी रहेगी। अब चाहे इसके लिए इसे तन्हा क्यों ना सफर करना पड़े। वैसे भी जजीरा छोटा था। होटल ग्रैंड और इसकी अकबी फूलों की मार्केट इस महल से तकरीबन 15 मिनट की हॉर्स राइड पर थी, मगर बंदरगाह इस जगह का फासला 5-10 मिनट ऊपर था। क्या तुम मुझे 10 मिनट में फूलों की मार्केट पहुंचा सकते हो? इसने 5 लीरा के 2 कड़ाते नोट भग्गी बांध के सामने कड़कते नोट भग्गी बान के सामने करके संजीदगी से पूछा। भग्गी बान ने एक नजर नोटों को देखा और दूसरी नजर इस पर डाली। तमाम। अगले ही लम्हे इसकी भग्गी के दोनों घोड़े फुर्तीली से सड़क पे दौड़ रहे थे। वो एक लंबी सीधी सड़क थी जो 2 रवैया दरख्तों से घिरी थी और इसके आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की बुलंदो बाला इमारत खड़ी थी। इमारत के पीछे साहिल था, वो यहाँ से नजर नहीं आता था। इमारत पूरी कॉलोनी में मुमताज रखती थी, क्योंकि आसपास छोटे मोटे कैफे थे या फिर फूलों की दुकानें। फूलों की मार्केट यहाँ से शुरू होकर होटल के अकब में पिछली गली तक
फैली थी। वो फूलों के एक स्टॉल पर जा खड़ी हुई और यूं ही बेतवज्जी से फूले उठा उठा कर देखने लगी। बेचैन निगाहें बार बार उठकर होटल के दरवाजे का तवाफ करती, पता नहीं जहां ने आना भी है या नहीं। इसने यूं ही इस होटल का तस्करा किया था। तभी गली के सिरे पे एक भग्गी रुकती दिखाई दी। इसमें से नीचे उतरने वाला बिलाशुबा जहान ही था। इसने सर पर सुर्ख पीक कैप ले रखी थी और अब वो वॉलेट से पैसे निकालकर भग्गी बान को दे रहा था। हया जल्दी से एक और ऊंचे शाल के पीछे जा खड़ी हुई जिस पे गमले रखे थे। गमलों और फूलों की झुकी टहनियों के दरमियानी दर्जों से इसे वो मंजर नजर आ रहा था। पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। अब वो होटल की मुखालिफ सिंध में सर झुकाए जेबों में हाथ डाले चलता जा रहा था। इसका रुख होटल की अकबी गली की जानिब था। बेचारा आया होगा किसी दोस्त से मिलने, वो क्यों इसके पीछे पड़ गई, वो क्यों इसका ताक़ुब कर रही है। इसने झुंझुलाकर खुद को कोसा। जहान के आसपास सड़क पर बहुत से लोग दूसरी सिमत में जा रहे थे। वो भी इस रेले के पीछे चल दी। अब जहान को पुकारना बेवकूफी के सिवा कुछ ना था। बस वो कहीं किसी कैफे में चला जाए तो वो वापस चली जाएगी। गली के दोराहे पे फूलों का एक बड़ा स्टॉल लगा था। इसके सामने आ खड़ी हुई एक फ्लावर मैगजीन उठाकर इस चेहरे के सामने कर लिया। मैगजीन के तरफ से इसे गली के उकबी हिस्से नजर आ रहा था जहां वो दूर आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की पुश थी। वहां एक छोटा सा प्राइवेट पार्किंग लॉट बना था और मुस्तैद गार्ड पहरा दे रहे थे। यकीनन वो होटल के मालकान के लिए था और यकीनन वहां पर कोई प्राइवेट लिफ्ट भी होगी जो होटल के आला ओहदेदारान को डायरेक्ट अपने फ्लोर तक पहुंचा देती होगी। इसने मैगजीन के कवर का किनारा जरा सा मोड़कर देखा जहां उसी तरह सर झुकाए चलता हुआ सामने जा रहा था, ग्रैंड की उकबी तरफ। सेल्समैन अब इससे क्या चाहिए पूछ रहा था। 9 पीस रंग का ट्यूलिप मिल सकता है? इसने इर्द गिर्द ट्यूलिप के फूलों को देखते हुए वो रंग पूछा जो इस्तांबुल की कुर्रे अर्ज पे शायद ही मिलता हो। इसके ख्याल में सब्ज रंग का ट्यूलिप। दुकानदार जरा हैरान होकर फिर बोला, मिल जाएगा। इतने ज्यादा क्यों होते हैं ट्यूलिप्स इस्तांबुल में? जहां देखो ट्यूलिप्स ही नजर आ रहे होते हैं। इसने जल्दी से दूसरा सवाल झाड़ा। कनखियों से इसे जहां अब पार्किंग लॉट तक पहुंचता नजर आ रहा था। वहां रुककर इसने वॉलेट निकालकर गार्ड को कुछ दिखाया, शायद अपना आईडी कार्ड। नफी में सर हिलाकर जवाबन कुछ कह रहा था। न्यूक्लियस तो इस्तांबुल का सिंबल है। क्या आपने ट्यूलिप्स फेस्टिवल के बारे में? दुकानदार जोशो खरोश से फेस्टिवल के बारे में बताने लगा जिसमें से कतन कोई दिलचस्पी ना थी। वो बज़ाहिर सर हिलाकर सुनती, गाहे बगाहे एक निगाह होटल के अकबी पार्किंग लॉट में डाल लेती जहां वो अभी तक खड़ा गार्ड से कुछ कह रहा था। जब तक वो वापस पलटा, हया स्टूल पर बैठकर मैगजीन चेहरे के सामने किए फूलों पर कीमोफ्लाज हुई बैठी थी। अब बस जहां चला जाए तो वो भी खामोशी से निकल जाएगी। किसी ने नरमी से मैगजीन इसके हाथ से खींचा। इसने चौंक कर देखा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन इसके सामने करते हैं तो इसको उल्टा नहीं पकड़ते। एन इसके सर पर खड़े जहां सिकंदर ने नरम से मुस्कुराहट के साथ कहकर मैगजीन सीधा करके इसे थमाया। अगर जमीन में गड़ जाने से ज्यादा मुबालगा अमेज मुहावरा होता तो वो इस वक्त हया सुलेमान पर सादिक आता। वो कदरे बौखलाकर खड़ी होगी। ओह, तुम इधर क्या कर रहे हो? जवाबन जहां ने मुस्कुराहट दबाए सवालिया अब्रो उठाई। नहीं, बल्कि मैं इधर क्या कर रही हूँ? वो जरा खफत से मुस्कुराई। मैं एक काम से आया था और तुम शायद मेरे पीछे। वो मुस्कुराकर बोला, मगर इसका चेहरा जरा सता हुआ लग रहा था। नहीं, तुम्हारे पीछे क्यों? मैं अभी एक काम से आई थी। संभल कर मुस्कुराकर बोली, अलबत्ता दिल अभी तक यूं ही धक धक कर रहा था। वाकई? हाँ, मैं इस इलाके में एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, हालांकि एक जर्नलिस्ट दोस्त के लिए। बहुत दिलचस्प है। जहां ने जवाबन निगाहें झुकाकर इसके खाली हाथों को देखा। और तुम कागज के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो? ये नोटबुक कहाँ गई? ओह, ये रखी है। इसने बहुत इत्मीनान से स्टॉल के एक तरफ दुकान के काउंटर पर रखी नोटबुक उठाई और इसे सीने से लगाकर बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर जहान को देखा। जहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने एक कलम मेज से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया।
ये आपका कलम, क्या मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तो एक दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा था। कोशिश करूंगी। इसने मुस्कुराहट दबाए सर हिला दिया। जहां शाने उचकाकर पलट गया तो इसने ममनून निगाह दुकानदार पर डाली, जो जवाबन मुस्कुरा दिया। वो जल्दी से जहां के पीछे लपकी। मिल लिए दोस्त से? नहीं, बाद में मिलूंगा। सुलेमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ साथ जजीरे की एक गली में चल रहे थे जब जहां ने बताया। मालूम है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी। इसने अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब अपने कारोबारी ट्रिप का जिक्र किया था तो इसने इस्तांबुल वापस जाने का तहैया कर लिया था। अब जहां के आने से आसानी हो गई थी। इससे ज्यादा छुट्टियां वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ है? जब सड़क खत्म हुई और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे तो जहां एक जगह रुक गया और जरा मुतज़ब्ज़िब अंदाज में दो मुखालिफ सिमतों में जाने वाली पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया कि जहां सिकंदर को अपनी तुर्की के रास्ते भूल गए? वो जताकर मुस्कुराती एक सिमत ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा से उड़ती शॉल को इसने सख्ती से शानों के गिर्द लपेट रखा था। जहां सिकंदर जब बेओकदा तुम्हारे और डीजे के साथ आया था तो उस वक्त वो 2 साल बाद इधर आया था, और मुझे याद है तब भी डीजे के फोन करने पे तुम बमुश्किल राजी हुए थे। तुम उस वक्त डीजे के साथ बैठी हमारी बातें सुन रही थी। मुझे तो डीजे ने बताया था कि तुम मसरूफ हो। वो इसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला। इसने बाद में बताया था। वो मुड़ी नहीं, मगर इसे हैरत हुई थी कि जहां को इतनी पुरानी बात इतनी जुजियात से याद थी। ईसा की पहाड़ी की चोटी पे वो यूं ही छोटी छोटी बातें करते पहुंच ही गए। पहाड़ी की चोटी किसी सरसब्ज लॉन की तरह चिपटी और घास से ढकी थी। वहां फासले फासले पे बहुत ऊंचे दरख्त लगे थे, यूं जैसे किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का लॉन हो। दूर दूर टोलियों में लोग बैठे थे। एक तरफ एक चकोर ब्लॉक की माने लकड़ी की अजीम और शान कदीम इमारत थी। वो एक खस्ता हाल कदीम यूनानी यतीम खाना था जिसको देखने लोग दूर दूर ईसा की पहाड़ी पर आते थे। वो दोनों एक दरख्त तले आ बैठे। हया ने तने से टेक लगा ली, जबकि जहां इसके करीब ही कोनी के बल घास पे नीम दराज हो गया। इसे बेख्तियार टॉप कपी के अकबद बरामदे का मंजर याद आया जब वो दोनों इसी तरह बैठे थे। लम्हे जजीरे की हवाओं से फिसलते लकड़ी की कदीम इमारत पर गिर रहे थे, गोया बारिश के अनदेखे कतरे हों। इमारत के करीब चंद लड़के घास से हटकर एक अलाव के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। अलाव से आग की लिपटें उठ उठकर फिजा में गुम हो रही थी। जहां कभी तुमने अपने जिल पे जलने का जख्म महसूस किया है? वो दूर इस अलाव को देखती पूछ रही थी। गरीब शायद दिन में कई बार हाथ जलाता है मादाम। इसने एक निगाह जहां पर डाली। इसने सवाल जाया किया था। ये बात इसे मेजर अहमद से पूछनी चाहिए थी। इसने सवाल गलत बंदे से किया था। तुम हर वक्त अपने आप को इतना गरीब क्यों कहते हो? लम्हे भर को इसे जहान पर बेतहा गुस्सा आया था। इस्तिकलाल स्ट्रीट में तुम्हारा रेस्टोरेंट है, जहांगीर में तुम्हारा घर है, और जिस रोज हम पाकिस्तान आए थे मैंने देखा था एक से बढ़कर एक कीमती गैजेट तुम्हारे कमरे में रखा था। अब सब तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला होगा। तुम जख्म की बात कर रही थी। तुम्हारी गर्दन का जख्म ठीक हुआ? वो बगैर शर्मिंदा हुए बहुत ढिठाई से मौजू बदल गया। मेरे जख्म बहुत से हैं, मैंने इनका शुमार छोड़ दिया है। वो जरा तलखी से कहती रुख मोड़कर कदीम खस्ता हाल इमारत को देखने लगी। हरकत करने से इसके कान की बाली में मौजूद मोती हिलने लगा, मगर जहां को तो याद भी नहीं होगा कि यह मोती इसने हया को दिया था। तुम्हारी रिपोर्ट कहां तक पहुंची? वो मुस्कुराहट दबाए से देखते हुए पूछने लगा, जैसे इसे अभी तक यकीन नहीं हुआ कि हया इत्तफाक से फूलों की मार्केट में थी। बहुत दूर तक। सुनना चाहोगे? हाँ, तुमने इस बेचारे दुकानदार से फूलों के मुतालिक कौन सा राज उगलवा लिया? जरा मैं भी तो सुनो। वो कोने के बल जरा ऊपर को होकर बैठते हुए बोला। मैं फूलों के मुतालिक नहीं, अब्दुर्रहमान पाशा इसके गुमशुदा भाई होटल ग्रैंड के मुतालिक रिपोर्ट लिख रही हूँ। और जिंदगी में पहली बार इसने जहान के चेहरे से रंग उठता देखा। वो एकदम सीधा होकर बैठा। तो मजाक कर रही हो? नहीं, मगर अब तुम ये मत कहना कि इस्तांबुल में अब्दुर्रहमान पाशा नामी कोई बंदा ही नहीं है। वो है और होटल ग्रैंड का मालिक है, लेकिन तुम जानते हो इस होटल का असल मालिक कौन है?
जहान ने जवाबन सवाल नहीं किया, वो बिना पलक झपके इसे देखता रहा। इसका छोटा भाई। अब्दुर्रहमान का एक छोटा भाई था जो अचानक 1.5-2 साल कबल मंजर आम से गायब हो गया। अगर आज वो इधर होता तो अब्दुर्रहमान पाशा इतना मजबूत और नाकाबिले शिकस्त न बना बैठा होता। मैं वो वजह तलाश कर रही हूँ जिसका भाई यूं रूपोश हुआ। तुम ये सब जानकर क्या करोगी? वो बहुत उलझन से इसे देख रहा था। मैं ये स्टोरी हाले को दूंगी और अपनी सहाफी दोस्त को। यूं मासूम सी कहानी अखबार में छपेगी और अगर ये चीज एक दफा मीडिया पर आ गई, मीडिया के हाथ लग जाए तो प्रेशर के बायस तो अब्दुर्रहमान अपने भाई को ढूंढ निकालेगा या मीडिया। वो बहुत जोर से बोलती जा रही थी। अगर ये इतना आसान होता तो कोई पहले ही कर चुका होता। और तुम इसके भाई को मंजर-ए-आम पर लाकर क्या करोगी? मैं चाहती हूँ कि लोग इस गलत फहमी से निकल आए कि अब्दुर्रहमान पाशा किसी वोल्डेमॉर्ट लॉर्ड का नाम है। तुम यकीन करो जहान, मैंने जितनी इस मामले में तहकीक की है उतना ही मुझे अंदाजा हुआ कि पाशा कुछ भी नहीं है। ये महज एक जाली प्रोपेगेंडा मुहिम है। बाज लोग खुद को ताकतवर कहलाकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। मैं कानून पढ़ रही हूँ, मुझे इन बारीकियों का पता है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया तुम कानून पढ़ रही हो, वरना मैं तो अब तक भूल ही चुका था। बात मत बदलो। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब मीडिया में ये बात आएगी कि होटल ग्रैंड का असल मालिक यूनान नहीं बल्कि किसी छोटी सी जगह पे गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है, तो इस बात को कितना उछाला जाएगा। स्टॉप दिस हया। वो एकदम झुंझला दिया था। तुम क्या जरूरत है तुम्हें पराये मसले में पड़ने की? जरूरी तो नहीं है कि पाशा ने अपने भाई को निकाला हो। 1000 मुमकिनात हो सकती हैं और हो सकता है इसने खुद अपने भाई को वापस आने से रोक दिया हो। अगर अखबारात इस खबर को उछालेंगे तो अब्दुर्रहमान पाशा की इस खुद साख्ता शोहरत के गुब्बारे से सारी हवा निकल जाएगी। वो बहुत मजे से बोली थी। फिर जहां के तासुरात देखकर चंबा हुआ। वो बहुत मुस्तरिब और कोफ्त ज़दा सा लग रहा था। अब्दुर्रहमान पाशा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो इसके भाई को हया। बहुत से लोग नई जिंदगियां शुरू कर लेते हैं, वो खुद ही अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना चाहता। इस तरह इसको एक्सपोज करके तुम इसकी जिंदगी मुश्किल में डाल दोगी। खामखा मत पड़ो इन लोगों के मसलों में। चलो चलते हैं, मुझे वापस काम पे भी पहुंचना है। वो एकदम उठ खड़ी हुई। इसके अंदाज में वाज़ेह इस्तराब था। तुमको अपने दोस्त से नहीं मिलना? जहां ने रुककर एक नजर इसे देखा, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, फिर कभी मिल लूंगा। मुझे सामान पैक करने में जरा वक्त लगेगा। तुम पोर्ट पर मेरा इंतजार कर सकते हो? मैं तब सामान लेकर सीधी वहीं आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ तुम्हारी दोस्त के घर। नहीं, तुम बोर हो जाओगे। मुझे साथ वाली आंटी से कुछ चीजें लेनी है, वक्त लग जाएगा। मैं तुम्हें पोर्ट पे मिलूंगी। वो जहान को आयशा गुल के घर के बाहर लगी AR पाशा की तख्ती दिखाने की मुतहम्मिल हरगिज ना थी। ओके। इसने जोर नहीं दिया। वो शाने उचकाकर सर झुकाए नीचे उतरने लगा। वो किसी और बात पे उलझा हुआ लग रहा था। नेक्स्ट पार्ट।